की तरफ बढ़ गया। सनम पलंग पर ही लेटी थी और अब उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, जो पहले अपने कपड़े निकाल रहा था। फिर सनम पर एक भी नज़र डाले बगैर वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब वो निकला तो फ्रेश लग रहा था। वो अपने बाल टॉवल से रगड़ता साथ साथ मोबाइल चलाता। सनम को इतना प्यारा लग रहा था कि वो बस दुनिया जहाँ बुलाए उसे ही देखी गई। हादी जो कब से अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस कर रहा था, अब सनम की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो भी उसे ही देखने में मगन थी, जैसे उससे ज़रूरी कुछ है ही नहीं। जब वो आदि के देखने पर भी मुतवज्जा न हुई तो आदि ने दिल में सोचा कि ये लड़की आखिर है क्या। चीज़ जब भी मिलती है हैरान ही करती है। पहले एक विक्टिम के रूप में, फिर एक ताबेदार बीवी, या फिर यूँ कहा जाए कि एक सहमी हुई लड़की के रूप में, फिर भपरी हुई शेरनी, और फिर सीधा एक शक्की बीवी के रूप में, और अब ऐसे बुरे जैसे मुझ पर क्रश हो गया। अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। उस सनम की नज़रों से उकता कर आदि उसके कान के पास झुक कर बोला, अगर मेरा पोस्टमार्टम कर लिया हो तो ये बताएं क्या खाएंगे। वो जो सारी दुनिया की फुर्सत उधार लेकर उसे घूर रही थी, आदि की सरगोशी पर हड़बड़ा कर सीधी हुई। क्या कहा आपने? सनम अपनी खिफ्त मिटाने को जल्दी से बोली और उसकी इस हरकत पर हादी का ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ। वो आज कितने सालों बाद हंसा था, ज़िंदगी से भरपूर हंसी, और सनम जो पहले वाली हरकत पर परेशान थी, अब दोबारा वही काम में लगी। वो लग इतना प्यारा रहा था हंसते हुए कि कोई क्यों ना फ़ैन होता उसकी हंसी के। जैसे ही आदि की नज़र सनम पर पड़ी, वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। या अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल ही ना कर दे। वो आसमान की तरफ देखकर सनम की तरफ झुककर बुलंद आवाज़ में बोला। सनम चौंक उस देखकर जो मुकम्मल उस पर झुका था और दिल में सोची, ये ऐसे करेगा तो मैं तो गई समझो। सनम मोहतरमा, अपना खाना क्यों नहीं खाया? अब वो संजीदगी से पूछ रहा था। आपने भी नहीं खाया था क्यों? वो भी मज़े से बोली, हैं मेरे खाने से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? आदि ने हैरत से पूछा, तो आपका भी क्या ताल्लुक़ मेरे खाने से? वो भी मज़े से बोली, तुम मुझे पागल कर दोगी। वो जल कर बोला, और आप मुझे कर चुके हैं। वो बड़े मज़े से बोली, क्या मतलब? आदि ने हैरत से पूछा, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। इस पर सनम ऐसे बोली जैसे आदि की अक्ल पर मातम किया हो। क्यों, मैं क्यों नहीं समझूंगा? वो फिर इस्तफसार करने लगा, क्योंकि आप ओंगे बोंगे हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, हैं ये क्या होता है? आपसे एक दरख्वास्त है। अब भी वो मुस्कुरात, कैसी दरख्वास्त? हादी ने पूछा, मुझे शदीद भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खा लें। तो इतनी भूख लगी थी तो पहले खा लेती। अब वो मुतफक्कर सा कहने लगा, मुझे आपके साथ खाना था इसलिए नहीं खाया। अब वो लब काटती कह रही थी, इस वक्त रात के 4 बजे, मैं ज़ारा बाजी को भी नहीं बुला सकता, रुको मैं लाता हूँ कुछ। वो तो कहने लगा, आप क्या लाएंगे? वो हैरत से पूछने लगी, मोहतरम सनम साहिबा, आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने। ये कहकर जल्दी से कमरे से निकल गया कि अब ये लड़की कोई और उल्टा सवाल ना कर ले। किचन में जाकर वो जल्दी हाथ चलाने लगा। फ़िलहाल वो बस चॉकलेट सैंडविच जितनी मेहनत कर सकता था सैंडविच बनाने के साथ साथ वो अपने रवैये पर भी गौर कर रहा था। वो कभी शिज़ा के अलावा इतनी बातें किसी से नहीं करता था, आज वो ऐसा क्यों कर गया? ये बात हैरानकुन थी। वो इस लड़की के साथ कैसे इतना फ्रैंक हो गया जिसको तलाक देने का वो सोच कर निकला था। किचन से निकल कर वो दोबारा अपने कमरे में गया, जहाँ सनम अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कदम कदम चलता सनम के पास पहुंचा और वो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराई और आदि को देखते हुए कहने, क्या हुआ, कर लिया इंतज़ाम? जी बिल्कुल। वो भी मुस्कुराया, क्या लाए हैं? वो आदि को एक नज़र देकर पूछने लगी, चॉकलेट सैंडविच। वो आराम से बोला और कहते साथ सनम की तरफ झुका और उसे उठने में मदद दी और फिर व्हील चेयर पर बिठाकर वॉशरूम तक ले गया। वो हाथ उग चुकी तो दोबारा वापस लाकर पलंग पर बिठाया। इस दौरान वो दो बार सनम को अपनी गुर्बत के चंद मिनट में असर कर चुका था, और वो जो इससे पर पहले से विदा थी, इतनी सी गुर्बत भी सनम का दिल सारी पस्तियाँ तोड़कर बाहर आने वाला हो गया। जब दोबारा पलंग पर आई तो हादी ने 2 सैंडविच निकाल कर दिए और वो कुछ सोचती हुई खाने लगी, और हादी को फिक्रनाक हो गई, न जाने अब को कौन सा उल्टी खोपड़ी का सवाल आने वाला। वो फिक्रमंद भी हो रहा था और खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रात के 4 बजे बगैर भूख के साथ सनम का मुतालबा मानने के लिए खाना एक नहायत ही मुश्किल काम था। कब से दोनों के दरमियान खामोशी छाई थी और उस खामोशी के टुकड़े टुकड़े करने वाली भी सनम ही थी। अच्छा तो मिस्टर हादी, वो बास वाले अंदाज में बोली, और वो जो कोई बेतुकी बात की उम्मीद कर रहा था उसके इस तरह पुकारने पर सनम को चौंक कर देखने लगा। फिर संभल कर बोला, हाँ बोलो, इस घर में कोई आईना क्यों नहीं है? वो ताज्जुब से हादी को देखते हुए पूछने लगी। हादी ने सर नफ़ी में हिलाया और कहा, इस घर में तुम्हारा आने से पहले आईने थे। अभी वो बोरा तक सनम बीच में बोल, तो मैंने क्या किया है जो आईने को उठाने की ज़हमत की गई? वो अब तक कर बोली, तुमने कुछ नहीं किया। वो फिर से बात मुकम्मल करने लगा तो वो फिर बोल पड़ी, तो फिर अब वो गुस्से से पूछ रही, सनम मोहतरमा, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने तो दें। वो दांत पीस कर बोला, अच्छा बोलो। फिर वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारे आने से पहले ये आईने इसलिए हटा दिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा शदीद ज़ख्मी है, तुम देख नहीं पाओगे। ये जुमला आदि ने बहुत मुश्किल से मुकम्मल किया था। क्या सच में? वो आंखों में आंसू लिए पूछने लगी, हाँ ये सच है,
लेकिन तुम ठीक हो जाओगी जल्दी। वो उसके आंसू देखकर जल्दी से बोला, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। वो रोते हुए पूछ रही थी, अरे यार इसमें रोने की क्या बात है। वो अब सनम को बहलाने की कोशिश कर रहा था, तुम ठीक हो जाओगी बहुत जल्द। अब वो बेख्तियार ही में सनम के आंसू अपने पोरों में समेट रहा था, लेकिन तुम रोना बंद नहीं करोगी तो जख्म ख़राब हो जाएंगे। वो डराने वाले अंदाज में बोला और वो डर भी गई। अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, देख के मैं नहीं रो रही हूँ। वो बच्चों वाले अंदाज में बोली, गुड गर्ल। वो सनम का गाल थपथपा कर बोला और वो रोई रही आंखों से मुस्कुरा दी। चलो अब ये सैंडविच पूरा करो जल्दी से। आती उसे खाने की तरफ मतवजह करता कहने लगा, आपसे कुछ मांगूँ। सनम हिचकिचाते हुए बोले, क्या। आप रोज कर पूछने लगा, आप रोज़ घर आ जाएंगे। सनम की फरमाइश पर हादी के चेहरे पर अजियत फैली। उसे बहुत कुछ याद आया था और वो इस अजियत पर कभी काबू नहीं पा सकता था। हादी की आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी और वो नहीं कहकर उठ गया, दर्द का अक्स हूँ मैं, दर्द का रक्स हूँ मैं, मुझसे दूर रहो जुड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। सनम ने उसका इतना दिमाग घुमा दिया था। सनम की बातों से वो बहुत अच्छे से समझ गया था वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहता था। वो दर्द से भरा हुआ था। उसका माजी एक अजाब जैसा था जिसे वो याद करते ही तड़प उठता। वो सनम को बर्बाद नहीं कर सकता था। वो अपने बाप के अल्फाज कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारे साथ जो रहेगा वो ख्वार होगा। कितनी आसानी से सब अपने गुनाहों का टोकरा उसके सर पर मार देते थे और वो अज़ियत से दो चार होकर रह जाता। सनम की बात के जवाब में नहीं कहता। वो वॉशरूम में घुस गया। कितनी देर वो शावर के नीचे ये सब खड़ा सोचता रहा। करीबन आधे घंटे बाद वो फजर की अजान की आवाज़ साथ निकला। सनम अभी छत को घूर रही थी। उसे देखकर हादिन दास उस सारे लाड़ सोचा, कितनी ढीठ है ये लड़की, दवाइयाँ भी बेबस हैं इसके आगे, किसी चुड़ैल से पड़ गया है मेरा। वो आखिरकार झिझला कर कहने लगा, सारे छत का डिज़ाइन याद हो गया। सनम मोहतरमा तो सोने की तकलीफ़ फरमाया। और सनम ने चौंक कर हादी की तरफ देखा और फिर बोली, मैं नाराज़ हूँ आपसे। और अच्छा ऐसा है। वो महफूज होता वो पूछने लगी, जी हाँ। फट से जवाब आया, अच्छी बात है, नाराज़ रहना आराम से 10-15 दिन। वो मुस्कुरा कर बोला। वो खुद नहीं जानता था वो मुस्कुरा रहा है। असली मुस्कुराहट ये लड़की उसे हमेशा हंसने पर मजबूर कर देती थी। हादी की बात पर सनम ने नज़रें उठाई, जहाँ वो अपना तमाम तरवजह समेत खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे। वो दोबारा उसकी शख्सियत में खो गई और बस टिकटिकी बांधे उसे देखती रही। और वो होश में भी हादी की चुटकी से आई, सनम जी बस कर दे खुदारा। हादी महफूज होता वो कहने लगा, हाँ क्या कहा। वो तो जैसे अभी भी मुकम्मल होश में नहीं आई थी। आप नाराज़ थी मादाम। वो उसे याद दिलाता कहने लगा, ओ हाँ मैं अभी भी नाराज़ ही हूँ। वो ये कहती वो मुंह मोड़ गई। अच्छा फिर आप कैसे मानेंगी। वो नचाते हुए भी पूछ बैठा, आप मुझे मनाएंगे। वो चमकती आंखों से पूछने लगी और वो तो उसे देख कर रह गया। उसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। वो बस सोच कर रह गया, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वजह तो मालूम होना। पहले आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम। वो हैरान होती पूछने लगी, नहीं मुझे नहीं मालूम। हादी ने उसकी हैरानी पर मज़ीद हैरान होकर जवाब दिया, आप क्या यादाश्त हो रहे थे आधे घंटे से। वो खफकी से बोली। हादी पहले तो उसकी बात नहीं समझा और जब समझ आया तो एक जानदार कहकर बरामद हुआ और वो तो देखती रह गई। सनम मोहतरमा आप बहुत बोलती हैं। वैसे वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप जले मत, ये मेरा हिडन टैलेंट है। जवाबी कार्रवाई बहुत बेहतर। मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर बात करेंगे। वो जाए नमाज़ बिछाते हुए कहने लगा, और वो जी ठीक कहती है। एक दफ़ा फिर अपने काम में मसरूफ़ सनम के लिए आती वो टीनेज वाला क्रश बन कहता है जिसे बंदा मौका ढूंढ ढूंढ कर देखता है। खैर वो आराम से नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ। जब से आदी ने अल्लाह से माफ़ी मांगी तो वो तब से सारी नमाज़ें पढ़ने लगा था। और ये नमाज़ें थी न जो सिर्फ उसकी ज़िद में कमी ला रही थी, बल्कि साथ साथ उसके हर एहसास से खाली होती दिल को नरम कर रही थी, उसे जीना सिखा रही थी। तो एक नज़र सनम पर डाली। उसका ख्याल था वो सो चुकी होगी, लेकिन वो तो सचमुच की ढीठ थी, अभी तक जाग रही थी और उसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। आदि को अपनी जानिब देखकर पाकर कहने लगी, अब मुझे मनाएं। वो जो है नमाज समेटता कहने लगा, तुम वजह तो बताओ। वो दोबारा अपनी बात दोहराने लगा, मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मना कर दिया। वो अभी तक वहीं टिकी हुई थी। देखो सनम, मैं सीरियसली ये बात नहीं मान सकता। इस वक्त वो संजीदगी से कहने लगा, क्यों। फट से जवाब है, मेरी बात सुनो और जो पूछूं उसके जवाब दो सही से। आओ अब संजीदा भी था। पूछें दोबारा वही तेज़ी, क्या तुम इस ताल्लुक़ को निभाना चाहती हो। हाँ, अब तो ज़िंदगी का मकसद ही हादी बनता जा रहा था, ताल्लुक़ तो रखना ही था। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी चाहे हालात कैसे भी। इंशाल्लाह। वो अज़म से बोली और वो उसे देख कर रह गया। कल तक नफ़रत करने वाले को क्या हो गया अचानक। मेरा माजी बहुत बुरा है। वो अफसोस से कहने लगा। वो अब जानना चाहता था, सनम क्या बोलती है। बुरा मतलब आप शराब नोशी करते थे। वो परेशानी से पूछने लगा। नहीं। वो तो इत्मीनान से बोला। फिर अय्याश है। वो दोबारा परेशानी से पूछने लगी। नहीं। तो वो दोबारा आराम से कहने लगा, तो डाकू लुटेरे जानी बदकार मुनाफिक रहे हैं। वो दोबारा पूछने लगी, नहीं यार क्या हो गया, मैं क्यों करूँगा ये सब। तो क्या खा लिया माजी में, क्या आलू छोले बेचे हैं ख़राब मसाले डालकर, और आपकी वजह से लोगों के पेट ख़राब हुए हैं। अब कि वो
तब कर बोली नहीं यार, वो हँसते हुए बोला तो फिर अब आप खुद ही बोल दें क्या किया आखिर आपने, अब आप बता दें, मुझसे इतना सस्पेंस हैंडल नहीं होता, जल्दी बताएं। काफ़ी देर वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला। सनम बहुत धीमे से पुकारा कि जी। वो भी आहिस्ता से बोली, अगर कोई आपसे कहे कि मैं अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता तो क्या तुम यकीन करोगी? सनम से ये सवाल न जाने वो क्यों कर गया था, मगर वो सच में चाहता था कि अगर सनम उसके साथ रहे तो वो उस पर एतमाद तो करे। वो सदियों से एतमाद के लिए तरसता आया था, रोज़ हर पल। सनम चंद में उसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ते से हादी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ देखता पाकर धीमी आवाज़ में बोली, जी कर लूँगी यकीन। हादी के दिल को धक्का सा लगा, वो ये जवाब नहीं चाहता था, कम अज़ कम सनम से तो नहीं। वो बोलते बोलते रखी, हादी का चेहरा देखा जहाँ अजियत फैलती जा रही थी। हादी को देखकर लगता था वो बस अभी उठकर भाग जाएगा। हादी के तसरा देकर वो दोबारा बोलने लगी, जानते हैं क्यों? वो आँखें इस पर जमाए कि नहीं, वो गर्दन नफ़ी में लाने, क्योंकि इज़्ज़तों की हिफाजत इंसान के हाथ में है ही नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील करे। हादी अब बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। आपको पता है, मैं जब फंस गई थी तब मेरा पूरा वजूद अल्लाह से दुआ गो था कि मेरी इज़्ज़त बच जाए। मैं सिर्फ अल्लाह से अपनी इज़्ज़त की भीख मांग रही थी और उन्होंने आपको भेज दिया। आपने मेरी हिफाजत नहीं की, मेरे रब ने की है। सनम की बातें सुनकर हादी को लगा उसके सारे वजूद में सुकून उतर रहा है। उसके अंदर बाहर सिर्फ एक ही बात गूंजने लगी, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील करे वो करता है। इज़्ज़तों की हिफाजत इंसान नहीं। आपको पता है हादी, मैं उस दिन पहली दफ़ा आप ही के कहने पर बुरके के बगैर निकली थी और मेरे साथ ये हुआ। मैंने आपकी बात मान ली और अल्लाह का फरमान भूल गई जिसने मुझे खुद को छुपाने का हुक्म दिया है। अगर मैं उस वक्त बुरके में होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरे रब ने मुझसे थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया, बस मैं उसे मना लूँगी। अल्लाह को मनाना तो सबसे आसान है ना हादी। यहाँ एक नेतामत का आंसू गिरा, वहाँ मेरे रब ने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। हादी के अंदर तक सुकून उतर गया। वो जिस अज़ियत से रोज़ मरता था वो आज ख़त्म हो गई थी। वो बस सनम से इतना ही कह सका, जज़ाक अल्लाह, और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ज़ारा बाजी आई और कहने लगी, हादी बाबा चले गए और आपको सोने का कह कर गए हैं, क्या वो रात को आएंगे? ज़ारा बाजी की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल पूछने लगी। उसकी बात पर ज़ारा बाजी मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट देखकर वो सवालिया आंखों से उन्हें देखने। हादी बाबा ने यही कहा था कि आप मेरी सारी बातें सुनने के बाद यही सवाल करेंगी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा फिर क्या जवाब है मेरे सवाल का? वो चमकती आंखों से पूछने लगी। ये ले। ज़ारा बाजी ने चादर में से फ़ोन निकाल कर उसे देने लगी। ये क्यों दे रही हैं? वो हैरत से पूछने लगी। हादी बाबा का फ़ोन है, आप बात कर लें। वो तो फ़ोन पकड़ा कर निकल गई। अब सनम को हैरत हो रही थी, अब भी तो बातें की थी इतनी, अब फ़ोन क्यों? खैर अच्छा ही है, अस्सलाम वालेकुम। वो चेक कर बोली। वालेकुम सलाम आदाम। हादी की मुस्कुराती हुई आवाज़ गूंजी। हाँ बोले। सनम भी मुस्कुराई। सब ठीक हो रहा था अब ज़िंदगी में। यार देखो, तुम्हारी बातों में मैं एक बात बोलना भूल गया। अच्छा वो क्या? वो अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे एक वीक के लिए लंदन जाना है, डॉक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी। वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम ही उदास हो गई। अच्छा ठीक है, वो धीमे से बोले। यार मुँह मत लटकाओ, मेरी पूरी बात सुनो। वो समझाने वाले अंदाज में बोले। अब वो मुस्कुराई थी, वो उसकी फ़िक्र कर रहा था, उसका ख्याल रखने था, और एक औरत चाहती भी क्या है? मोहब्बत और इज़्ज़त, बस यही दो चीज़ें एक औरत को सारी उम्र के लिए आपका कर देती हैं। देखो मैं बस एक वीक में आ जाऊँगा, जब तक तुम भी ठीक हो जाओगी, और मैं आऊँगा ना तो हम ये घर छोड़ देंगे, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। वो बिना चूँ-चुरा किए मान गई। अब उसे नींद आ रही थी और अब सोना था फाइनली। अब मैं कल फ़ोन करूँगा, अपना ख्याल रखना और डॉक्टर ज़ैब को तंग मत करना। हाँ भाई, नहीं करूँगी तंग। वो ऊँघते हुए बोली। सनम मोहतरमा, शौहर को भाई बोलने पर आपको अलग से गुनाह मिलेगा। आदि ने लतीफ़ सा तंज़ किया। अब मैं सो जाऊँ? वो सारी बातों के जवाब में बस यही बोली, हाँ सो जाओ आराम से, कल बात होगी। अब वो अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। वो फ़ौरन सो गई। भाई नींद पर सनम का मोहतरमा का भी हक़ है। सनम का फ़ोन रखकर वो सरशारी से मुस्कुराया। ज़िंदगी की बहुत बड़ी धूल छट गई, तकलीफ़ कम हो गई थी। वो अस्पताल पहुंचा और राहदारी में उसे फ़िज़ा और फैज़ नज़र आ गए। वो दोनों मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रहे थे। उन्हें देखकर वो भी मुस्कुराया। कहा, वो भाई आज तो आप सुबह सुबह मुस्कुरा रहे हैं, कहीं भाभी पसंद तो नहीं आ गई? फैज़ शौक़ी से बोला, हाँ आ गई। हादी ने मुस्कुरा कर, अरे वाह भाई, कमाल ही हो गया। फ़िज़ा चाहेगी, यार भाई मेरे तो ऐसे नसीब भी कहाँ कि हमारे दिन की शुरुआत बेगम को बहुत से देख कर हो। फैज़ मानी खैज़ अंदाज में फ़िज़ा को देखकर बोला, जिस पर वो शर्म से सुर्ख पड़ गई और हादी के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। तुम मत सुधरना फैज़ी। हादी तासुर से बोला, सोच ले भाई, मैं सुधर गया तो सबकी ज़िंदगी का स्पाइस ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम तो गर्म मसाला हो ना, तुम सुधर गए तो हमारी ज़िंदगी का स्पाइस ख़त्म। और रातदारी क्रॉस करते हुए एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे थे। नई चाट मसाला। वो मज़े से बोला, वेरी फ़नी। आपकी फ़िज़ा बोली, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें मेरी बातें लुत्फ़ दे रही हैं। वो दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगा,
वो भी बहुत हैंडसम था, मगर हादी जितना नहीं, उसकी शख्सियत की बात ही कुछ और थी। अब कि वो अपने पेशेंट की तरफ बढ़ गया। रात को सबकी जाती हादी ने अपना सारा सामान पैक किया। वो पिछले 2 साल से यहीं होता था, तो उसका सामान भी यहीं था। सो वो जल्दी से पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। फ़्लाइट में बैठते वक्त उसे पूरी शिद्दत से सनम याद आई। वो कितनी उदास हो गई थी उसके जाने के बारे में सुनकर। इतनी ज़िंदगी गुजार कर वो एक इंसान उसे मिल गया था जो उसकी कदर करेगा, उससे प्यार करेगा, उसे जीने देगा सुकून से। ये सोचती वो आंखें मूंद गया। हादी की पैदाइश के चौथे रोज़ ही उसका बाप उसके इस कदर खिलाफ हो चुका था कि जब हादी को अकेला देखता उसे मारने के दर पर हो जाता। कभी उसको थप्पड़ों से नवाजता, कभी उसका हाथ ज़ोर से खींचता, कभी गला दबाया, और वो नन्ही सी जान उसको इस सलूक पर रो रो कर निढाल हो जाती। उसे ज़्यादातर शिज़ा ही बजाती। वो असजद की बहुत लाडली थी। इतना नशा करने के बावजूद वो शिज़ा पर हाथ नहीं उठाता था। ज़िंदगी का काम है गुजरना, और वो गुजरती रहती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, असजद की आदतें भी ख़राब होती गई। वो सारा दिन नशा करता, सादिया को मारता पीटता। ना सिर्फ सादिया को मारता बल्कि हादी को भी अपनी तशद्दुद का निशाना बनाता। हादी के सारे जिस्म पर गहरे नील पड़ गए थे। वो हादी से इस कदर नफरत करता कि हादी जब भी उसके सामने आता, वो लान तान गाली गलौज करता, उससे एक ही बात बोलता, तो जिस कदर साथ रहेगा वो ख्वार होगा। और ये सब बातें हादी की सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा था। सादिया भी उसे अपने ऊपर हुए हर जुल्म की वजह समझती है। ऐसे में सिर्फ शिज़ा थी जो घंटों उसके पास बैठी रहती, उसे बोलने को कहती, और वो बहुत मुश्किल से कुछ लफ्ज़ कह पाता। लेकिन वो बहुत कम बोलता और इतना तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा कर पाता क्योंकि वो 4 साल की उम्र में तक भी पूरा जुमला नहीं बोल पाता। वो हर लफ्ज़ तोड़ देता। उसका गला घोटने की कोशिशें तकरीबन हर रोज़ की जाती, जिसकी वजह से वो अब तक भी सही बोल नहीं पाता था।